मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिनके नाम हैं बच्चों क्रमशः कार्बोनियम आयन और दूसरा है कार्बन आयन। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और इनके नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोनियम आयन। बच्चों, कार्बोनियम आयन का दूसरा नाम है कार्बोधन आयन। कार्बोनियम आयन जैसा हिंदी में है वैसा इंग्लिश में है, बट कार्बोधन आयन को इंग्लिश में कार्बोकैटायन कहते हैं। बच्चों, 11th क्लास में क्वेश्चन ये आता है कि इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है कि कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं या कार्बोधन आयन किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा कि कार्बोधन आयन, यहां से ये पता चलता है कि ये धन आयन है। क्या है? धन आयन है। और बच्चों, ये ऐसे धन आयन हैं जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। यानी कि ये धनायन तो हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि इनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है। तो इसी से बच्चों इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाती है। वे धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बोनियम आयन या कार्बोधन आयन कहलाते हैं। एक बार फिर बच्चों, वे धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बोनियम आयन या कार्बोधन आयन कहलाते हैं। अब बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि ये बनते कैसे हैं। तो बच्चों, जब कार्बन परमाणु किसी ऐसे परमाणु से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है जो परमाणु कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तब यदि उस कार्बन और उस परमाणु जो कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, दोनों के बीच वाला बॉन्ड यानी कि बंध इस तरह से विदलित हो, इस तरह से उसका विदलन हो कि वो विदलन विषम विदलन हो। कैसा हो? विषम विदलन हो। तो जब विषम विदलन होगा सहसंयोजक बंध का, तो हमें कार्बोधन आयन मिलेगा। मैंने यहां राइट डाउन किया है, कार्बोनियम आयन कार्बन तथा उससे अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य सहसंयोजी बंध के विषम विदलन से बनते हैं। बच्चों, मान लेते हैं कि ये कार्बन परमाणु है और ये कार्बन परमाणु एक परमाणु X से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ ये परमाणु X ऐसा परमाणु है जो इस कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है। बच्चों, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ 3 वैलेंसी और दिखाएंगे ताकि इसकी 4 वैलेंसी हो जाए। अब यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, कार्बन भी जुड़ सकता है। ये एक फ्रेम मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बच्चों, इस बंध का होना है विषम विदलन। विदलन आपको पढ़ाया गया। विदलन का मतलब बॉन्ड का टूटना। किस बॉन्ड का टूटना? सहसंयोजक बॉन्ड का टूटना। दो तरह का विदलन होता है, सम विदलन और विषम विदलन। अब बच्चों, ये सहसंयोजक बॉन्ड जो है कार्बन और इस परमाणु X के बीच में, जो कि कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस परमाणु X का है। ये जब बॉन्ड विदलित होगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा, अब चूंकि परमाणु X की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है, तो ये परमाणु ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें एक खंड ये प्राप्त होगा जिसमें कार्बन पर होगा प्लस चार्ज, और एक दूसरा खंड X का प्राप्त होगा जिसमें X पर होगा नेगेटिव चार्ज। इसी प्लस चार्ज वाले खंड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कार्बोनियम आयन। इसी प्लस चार्ज वाले खंड को कहते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोधन आयन। एक और बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ ये जो कार्बन है इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था, यहाँ 3 वैलेंसीज मैंने फ्री की हैं। अब इसमें हमने 3 वैलेंसीज से हाइड्रोजन अटैच करा दिया और इस कार्बन से एक सहसंयोजक बंध के द्वारा हमने एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, कार्बन से काफी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु Cl जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है।
अब कराते हैं बच्चों अब इसका हम कराते हैं विषम विदलन। क्या विदलन कराने जा रहे हैं? विषम विदलन। तो बच्चों होगा क्या, इस बॉन्ड का होगा जब विषम विदलन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Cl के पास। Cl इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से बहुत अधिक होती है। तो अब इधर हमें मिलेगा क्या? हमें ये एक ऐसा खंड मिलेगा CH3 जिस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा खंड मिलेगा क्लोरीन का जिसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए और इस पे चार्ज हो गया नेगेटिव। तो ये बन गया कार्बोनियम आयन। और चूंकि ये मेथिल है तो इसका नाम बच्चों होगा मेथिल कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मेथिल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन लास्ट में लगाना है आपको। मेथिल है तो मेथिल लिखेंगे पहले, एथिल है तो एथिल लिखेंगे, प्रोपिल है तो प्रोपिल लिखेंगे, लेकिन लास्ट में आपको क्या लगाना है? कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से बच्चों कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन बन जाता है। अब बच्चों ये तो मैंने दिखा दिया मेथिल कार्बोनियम आयन किस तरह से बनता है। अब इनके कुछ नाम बच्चों देख लो। जैसे ये तो था CH3+, तो इसका नाम क्या हो गया था बच्चों? मेथिल कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या हो गया था? मेथिल कार्बोनियम आयन। अब अगर हम ऐसे लिख दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और इस कार्बन पे लगा दें प्लस चार्ज, तो अब देखो बच्चों इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन मेथ एथ, तो ये क्या हो गया? एथ, और ये हो गया एथिल। एथिल इसका नाम क्या हो गया? एथिल। और चूंकि ये कार्बोनियम आयन है तो बाद में हम इसका पूरा नाम लिखेंगे एथिल, सॉरी बच्चों, एथिल कार्बोनियम आयन। अब बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिख दें CH3 CH2 यहाँ प्लस चढ़ा दें, तो देखो इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए बच्चों क्या आता है? प्रोपिल। और चूंकि ये कार्बोनियम आयन है, कार्बन पर धनावेश है, तो इसमें हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा कार्बोनियम आयन। अब अगर बच्चों हम इसको ऐसे लिख दें CH3 CH और यहाँ पे हम लगा दें CH3 और इस कार्बन पे हम प्लस चार्ज चढ़ा दें, यानी कि इस कार्बन को हम धनावेश दे दें, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? अब बच्चों ध्यान दो, ये आइसो स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? आइसो। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग बताया था कि CH3 का होल ट्वाइस CH वाला कहीं अगर फॉर्म मिले, चूंकि बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH और इस पर प्लस लगाकर भी इसको लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? आइसो। और देखो इसमें 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रोपिल, तो इसका नाम आ गया बच्चों आइसो प्रोपिल। और चूंकि कार्बन पर धनावेश वाला धनायन है तो आगे लिखेंगे, यानी कि बाद में लिखेंगे कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन। अब बच्चों अगर हम इसको एक दूसरा इस तरह से लिखें, यहाँ से H हटा दें, यहाँ से H हटा दें और यहाँ केवल कार्बन रहने दें और ऊपर एक CH3 और जोड़ दें और इस पे लगा दें प्लस चार्ज, तो बच्चों ये भी फॉर्म मैंने आपको बताया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस और C बाहर बनाएं और इस पर प्लस कर दें। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पहले कि जब इस तरह का फॉर्म हो CH3 का होल थ्राइस C वाला, तो इसके लिए नियो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नियो लिखते हैं, या टर्सरी ब्यूटिल भी लिखते हैं।
क्या लिखते हैं, टर्सरी ब्यूटिल। तो बच्चों कार्बोनियम आयन में इसको लिखा जाता है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। बाद में कार्बोनियम आयन तो आपको जोड़ना ही है। अब बच्चों कुछ और आयन मैं आपको बताता हूं जिनकी जरूरत पड़ती है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर प्लस चार्ज चढ़ा दूं तो तब बच्चों इसका नाम आ जाता है विनाइल या इंग्लिश में वाइनिल या विनाइल कार्बोनियम आयन। इसको बच्चों विनाइल कहा जाता है। अब अगर इसको ऐसे लिख दें तब इसका नाम बच्चों, इसके लिए बच्चों वर्ड आता है एलिल। क्या आता है, एलिल। ये स्केलेटन जो है ये एलिल कहलाती है। क्या कहलाती है, एलिल। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH वाली स्केलेटन को कहते हैं विनाइल, इसी तरह से इस स्केलेटन को CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 इसको कहते हैं एलिल। तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा एलिल कार्बोनियम आयन। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण कार्बोनियम आयन है या कार्बोनियम आयनों के नाम कैसे लिखेंगे वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आप बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, पॉज करते हुए नोट करें अगर स्क्रीनशॉट से सही से समझ में ना आए। चलिए बच्चों नोट करिए। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब आते हैं बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज पर। कार्बोनियम आयन के गुण क्या हैं इस पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनियम आयंस, कार्बोनियम आयनों के गुण। पहली प्रॉपर्टी बच्चों, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कार्बोनियम आयन होता है उसमें कार्बन परमाणु होता है धनावेशित और उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं 6। तो इसी बात को लिखेंगे, इनमें धनावेशित कार्बन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें धनावेशित कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून खंड हैं। ये कैसे बच्चों खंड हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून, इनको बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन न्यून खंड है। ये बच्चों कैसे क्लियर हुआ, जैसे अभी मैं आपको मेथिल कार्बोनियम आयन का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये है मेथिल कार्बोनियम आयन, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी बच्चों, कार्बन से आप जोड़ दीजिए 3 हाइड्रोजन और इसके ऊपर 1 है प्लस चार्ज। अब काउंट करिए बच्चों, इसके पास, इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड से इसे मिले 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड से इसे मिले 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड से मिले 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यही बात मैंने राइट डाउन की कि इसमें धनावेशित कार्बन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन न्यून खंड है। खंड को स्पेसी कहा जाता है, स्पेसी। अब आते हैं नंबर 2 पर।
दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये अस्थाई तथा अति क्रियाशील, ये अस्थाई तथा अति क्रियाशील होते हैं, अस्थाई होते हैं और अति क्रियाशील होते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्षणिक मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं, क्षणिक मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। तीसरा इसका कैरेक्टर देखिए बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत रहती है इन्हें बॉन्ड बनाने के लिए। बच्चों जो अभिकर्मक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, अभिकर्मक दो तरह के होते हैं, अगले वीडियो में इसको पढ़ाऊंगा मैं। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, एक तो वो अपकर्मक जो इलेक्ट्रॉन से स्नेही करें और दूसरे नाभिक स्नेही। बच्चों इलेक्ट्रॉन से स्नेह वही करेगा जिस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, नाभिक से स्नेह वो करेगा जिस पर होगा निगेटिव चार्ज। क्योंकि नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, तो प्लस से स्नेह कौन करेगा जिस पर निगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, निगेटिव से स्नेह कौन करेगा जिस पर होता है प्लस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं, नाभिक स्नेही अपकर्मक ऋणावेशित होते हैं। यहाँ पर जो आपका कार्बोनियम आयन है ये धनावेशित हैं, तो इससे अपक्रिया कौन करेगा, इससे अपक्रिया करेगा नाभिक स्नेही, वो अपकर्मक अपक्रिया करेगा इससे जो नाभिक स्नेही होगा, यानी कि जिस पर होगा माइनस चार्ज। तो इसी से रिलेटेड है तीसरा कैरेक्टर, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके अपना, देखो अष्टक तो पूरा करना ही करना है। अभी इसके संयोजी कोष में है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इसको करने हैं 8। इसको रासायनिक रूप से अक्रिय होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, संयोजी कोष में 8 चाहिए। तो ये क्या काम करता है, देखो ये क्षणिक मध्यवर्ती होते हैं, ये तो मैंने बता दिया, इनका अस्तित्व तो क्षण भर के लिए होता है, और ये तुरंत ही क्या काम करते हैं, नाभिक स्नेही अपकर्मक से अपक्रिया करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, यानी कि बॉन्ड बना लेते हैं, करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब बच्चों इसको ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, चलो इसी की बात करते हैं CH3 की बात करते हैं, या इसको ऐसे चलो इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये है आपका मेथिल कार्बोनियम आयन, और एक नाभिक स्नेही अपकर्मक मान लो OH आ गया, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके पास रह कितने गए हैं 6। कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए 2। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे करके इसके साथ क्या बना लेता है, एक सहसंयोजक बंध बना लेता है, यानी कि क्या बनेगा CH और यहाँ ये बॉन्ड बना लेगा अपने इसी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा, कौन OH, और ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से जो कार्बोनियम आयन होते हैं वो नाभिक स्नेही अपकर्मक, ये कैसा है अपकर्मक, नाभिक स्नेही अपकर्मक से अपक्रिया करते हैं और अपना अष्टक पूरा करते हैं। नंबर 4 चौथा इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित है। देखिए बच्चों कार्बोनियम
आयन में, अब ये तो बच्चों आपको क्लियर हो गया कि कार्बोनियम आयन में कार्बन होता है धनावेशित। कार्बोनियम आयन में धनावेशित कार्बन परमाणु, धनावेशित कार्बन परमाणु sp2। बच्चों मैंने आपको संकरण पढ़ाया था, जो बच्चे संकरण ना पढ़े हों वो प्लेलिस्ट में जाएं चैनल पे और 11th क्लास ओपन करें, उसमें केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर ओपन करें, उसमें संकरण का वीडियो कंप्लीट पड़ा हुआ है। 2 वीडियो में मैंने संकरण कवर किया था और सारे संकरण को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से आप हेल्प लेकर के आप संकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कार्बोनियम आयन में धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। कैसा होता है? sp2 संकरित होता है और इसके पास 3 sp2 संकरित कक्षकें और एक रिक्त p कक्षक होती है। कक्षक मीन्स ऑर्बिटल। एक रिक्त p कक्षक होती है। अब देखो sp2 संकरण में मैंने आपको ज्योमेट्री बताई थी। sp2 संकरण में ज्योमेट्री होती है त्रिकोणीय समतली और बंद कोण होता है 120 अंश, यानी कि संकर कोण होता है 120 अंश। एक रिक्त p कक्षक होती है, अतः कार्बोनियम आयन की संरचना त्रिकोणीय समतली यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बंद कोण 120 अंश होता है और बंद कोण 120 अंश होता है। अब संरचना इसकी देखेंगे। देखो ऐसे कार्बन होता है कार्बोनियम आयन में, एक संकरित कक्षक इस तरह से होती है, दूसरी संकरित कक्षक ऐसे होती है, तीसरी sp2 संकरित कक्षक ऐसे होती है। ये 3 sp2 संकरित कक्षक हैं। एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। और जो रिक्त कक्षक होती है वो ऐसे होती है। ये है रिक्त कक्षक, रिक्त p कक्षक। ध्यान दीजिए, ये sp2 संकरित है, ये भी sp2 संकरित है और ये भी sp2 संकरित है। आपको पता है कि संकरित कक्षकों में 2 लूप होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, लेकिन छोटा वाला जनरली नहीं दिखाते हैं, तो हमने भी नहीं दिखाया है। सभी sp2 संकरित कक्षकों का बड़ा लूप ही मैंने दिखाया है। अब देखो बच्चों, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे इससे और इसको ज्वाइन कराएंगे इससे, एक सेकेंड बच्चों, इसको ज्वाइन कराना है मुझे इससे, इसको ज्वाइन कराएंगे इससे। ये sp2 यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं sp2, ठीक। और ये भी sp2 थोड़ा अंदर लिख देते हैं। इसको ज्वाइन कराएंगे बच्चों इससे, तो आप देख पा रहे हैं कि ये त्रिकोणीय समतली स्ट्रक्चर बन गई। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये त्रिकोणीय समतली है। और ये जो एंगल जो बन रहे हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है 120 अंश। कितना एंगल बना है 120 अंश,
ठीक है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है कार्बोधनाइन की या कार्बोनियम आयन की। तो कार्बोनियम आयन में कार्बन परमाणु जिस पर धनावेश होता है वो sp2 संकरित होता है, उसके पास 3 sp2 संकरित कक्षकें होती हैं और एक रिक्त p कक्षक होती है, जिस वजह से उसकी जो संरचना होती है या ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय समतली होती है और बंध कोण 120 अंश होता है। तो बच्चों ये इसके कैरेक्टर थे, आप इन्हें नोट कर लें। अब बच्चों आते हैं इनकी स्टेबिलिटी पर, कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व पर आते हैं। इनका स्थायित्व देखते हैं किस तरह से इनका स्थायित्व होता है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझते चलिए, आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरल से सरल शब्दों में या सरल से सरल लैंग्वेज में मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयंस यानी कि स्थायित्व, किसका स्थायित्व है? स्टेबिलिटी मीन्स स्थायित्व, कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व। बच्चों अगर हम ये कार्बन बनाएं और इससे जोड़ दें 3 हाइड्रोजन और इस पे लगा दें 1 + चार्ज, तो आपको पता है, तुरंत आप बता देंगे ये मेथिल कार्बोनियम आयन है। कौन सा कार्बोनियम आयन है? मेथिल कार्बोनियम आयन। अब हम क्या करें कि एक इसका हाइड्रोजन हटा दें और उससे जोड़ दें एल्किल। एल्किल मीन्स कार्बन जोड़ दें, एल्किल के पास कार्बन होता है, और 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन से ही जुड़ी रहने दें और इस पे लगा दें + चार्ज। तो आपको पता है ये हो गया फर्स्ट डिग्री कार्बोनियम आयन। चूंकि इस कार्बोनियम आयन में एक कार्बन की वैलेंसी किससे जुड़ गई है? कार्बन से। एल्किल, एल्किल मीन्स कार्बन, चूंकि एल्किल में कार्बन होता है। तो इसको बोलेंगे बच्चों प्राथमिक बोलेंगे या प्राइमरी? प्राथमिक कार्बोनियम आयन। ये हो गया आपका प्राथमिक कार्बोनियम आयन, या इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री कार्बोनियम आयन। अब क्या करें बच्चों, इसकी ये वैलेंसी तो हमने एल्किल से जोड़ी ही थी, एक और एल्किल लाएं उससे दूसरी वैलेंसी जोड़ दें और एक ये हाइड्रोजन से जुड़ी रहने दें और इस पे लगा दें + चार्ज। तो आप देख पा रहे हैं इस कार्बोनियम आयन में कार्बन की 2 वैलेंसीज कार्बन से जुड़ गई हैं, तो इट मीन्स ये अब ये हो गया सेकेंड डिग्री। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों द्वितीयक कार्बोनियम आयन, और इसको बच्चों कहते हैं सेकेंड डिग्री। अब क्या करें, एक जो हाइड्रोजन बचा है उसको भी हटा करके और उससे भी मैंने जोड़ दिया एल्किल, यानी कि इसकी वैलेंसी ये वाली भी अटैच करा दी मैंने कार्बन से और इस पे चढ़ा दें + चार्ज। तो ये हो गया कार्बोनियम आयन, और चूंकि ये थर्ड डिग्री का हो गया, चूंकि इसकी बची हुई तीनों वैलेंसी मैंने जोड़ दी कार्बन से, तो अब इसको कहा जाता है तृतीयक कार्बोनियम आयन, या इसको कहते हैं बच्चों थर्ड डिग्री कार्बोनियम आयन। अब बच्चों ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मिथिल, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम बताएं, या ऑप्शनल क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है इनके स्थायित्व से रिलेटेड। तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सबसे कम स्थायी है, कौन सबसे अधिक स्थायी है। तो ये ऑर्डर वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। सबसे अधिक स्थायी होता है तृतीयक कार्बोनियम आयन, इससे कम द्वितीयक, इससे कम प्राथमिक और सबसे कम मिथिल। तो ये कार्बोनियम आयनों के स्थायित्व का क्रम है। अगर यहां से चलेंगे तो ये घटता क्रम, अगर इधर से इधर भागेंगे तो बढ़ता क्रम। तो हम, चूंकि मैंने एरो उस तरफ बना दिया है, तो हम लिखेंगे स्थायित्व का
घटता क्रम। तो बच्चों ये स्थायित्व का क्रम है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों इस तरह से कार्बोनियम आयन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों मैं इस लेक्चर में कार्बोनियम आयन ही रखूंगा, अगले लेक्चर में मैं आपको कार्बेनाइन एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और उसका नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो बच्चों तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे तैयार करेंगे और केमिस्ट्री को इम्प्रूव करेंगे। ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख पा रहे हैं, उनको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उनको रेगुलर वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच।